हम बुज़ाई को स्पिरिट वेल में देखते हैं अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर लगाकर स्वर्ण स्वप्न डायरेक्टली रिफाइन करते, जिसकी वजह से उसका स्पिरिचुअल वेल ही क्लोज हो गया और इससे बनाए एंटीडोट को उसने पैनकेक में डाल दिया। बुशियो को इस बात की चिंता है चिंग्यून प्रतियोगिता में बुज़ाई पे कहीं आसमानी गम अचानक से हावी हो गई तो वो अपना स्पिरिट वेल भी यूज नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। उसे तो उसकी बात का उल्लंघन करके मिंगी को पहले ही मार देना चाहिए था। बुज़ाई उसे शांत कराता हुआ कहता है स्पिरिट वेल हमेशा के लिए नहीं गया, बस कुछ वक्त की ही बात है। बुशुई का कहना है कि बुज़ाई ने मिंगी के लिए बहुत कुछ किया, ये सगाई के तोहफे से भी ज्यादा है। उसे भी समझदार होकर उसके मास्टर से शादी कर लेनी चाहिए उसे रिपे करने के लिए। लेकिन जब उसे पता लगता है कि बुज़ाई ने मिंगी को कुछ बताया ही नहीं क्योंकि वो सीतुलिंग को अपना मुहाफिज समझ रही है जिसने अपने दिल का खून देकर अपनी उम्र उसके नाम की है, बुशुई कहता है कि उससे जिंदगी बस चंद घंटों के लिए बची रहती है। मिंगी इतनी बेवकूफ नहीं है कि इन सब बातों में आ जाए। जरूर उस सीतुलिंग ने खुद को उसके सामने बेचारा दिखाया होगा। क्या आपने मिंगी को उसकी असलियत बताई? उसने कहा नहीं। तो वो सीतुलिंग को मारने के लिए निकलने लगता है पर बुज़ाई मना करता है। बुशुई बोलता है उसे मारना नहीं है, उसकी पहचान भी सामने नहीं लाना। मिंगी उसे अपना मसीहा समझ रही है, ऐसे तो वो आपसे शादी कभी नहीं करेगी। बुज़ाई का मानना है कि मिंगी किसी से भी इसलिए शादी नहीं करेगी क्योंकि वो उसकी एहसानमंद है और वो उसे बिना एहसान जताए जीतना चाहता है। शो हुआ में वो मिंगी के लिए पैनकेक और ब्लेसिंग केक लेकर आता है और बताता है कि वो भी यहीं पे रहकर ट्रेनिंग कर रहा है। सभी जोरों शोरों से अभ्यास करते हैं मिंगी के दिए यंत्र के साथ। एक रोज उसके पास सीतुलिंग आता है उसे यहाँ से ले जाने ताकि मिंगी की असलियत खुल ना पाए। वो साफ मना कर देती है। उसने कहा कि उसने राजकुमारी से वादा किया है टी गैदरिंग तक वो यहीं पे रुकेगी। तभी बुज़ाई आता है चादर के साथ। सीतुलिंग को ऐसा दिखाता है कि जैसे वो दोनों यहाँ साथ रह रहे हो, जिस पे सीतुलिंग जेलस होकर मिंगी को बाहर खाने के लिए पूछता है। पर बुज़ाई कहता है कि मेहमान तो तुम हो, खाना तो हमें तुम्हें खिलाना चाहिए। मिंगी हालत की नजाकत समझते हुए दोनों के साथ भोजनालय आ जाती है जहाँ दोनों उसे बच्चों की तरह अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करते हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। जेलिसी इतनी होती है कि बुज़ाई सीतुलिंग के हाथ से खुद ही खा लेता है और उसे अपने हाथ से खाना देता है। मिंगी ये सब देखकर टेबल से उठ जाती है। उसके जाने के बाद बुज़ाई सीतुलिंग को कहता है तुम्हें मैं जानता हूँ तुम क्या चीज हो, इसलिए मेरी पत्नी के लिए परेशानियां खड़ी करने से पहले जरा सोच लेना और उससे जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यहाँ सबकी गैर हाजिरी में फुए मिंगी के कमरे में आती है किसी चीज को तलाश करने। बाजार में मिंगी के पीछे बुज़ाई और उसके पीछे सीतुलिंग होता है फूलों का टोकरी लेकर, पर वो किसी मॉडल से टकरा जाती है तो बुज़ाई उसे पकड़ लेता है। दोनों को इतनी पास देखकर उसके हाथ से टोकरी छूट जाती है और वो मायूस होकर वहां से चला जाता है और फुए को बताता है कि चाहे वो उसके लिए कुछ भी कर ले, कितना भी इंतजार क्यों ना कर ले, वो जब भी उसकी आंखें देखता है उनमें कभी फीलिंग्स नहीं होती उसके लिए। उसे शुरुआत में उम्मीद थी पर अब जब उसने अपनी जान तक उस पर कुर्बान कर दी तब भी मिंगी उससे प्रेम नहीं कर पा रही, ना ही उसके जज्बात को समझ पाती है। फुए ये दर्द बहुत ही अच्छे से महसूस कर रही होती है क्योंकि सीतुलिंग का जो हाल है उससे वो कई वक्त से गुजर रही है। सीतुलिंग जब मुड़ता है तो वो उसे जख्मी दिखता है। वो बताती है मिंगी ने बो क्लासिक पे वोंगवन माउंटेन का फायर एरे लगा कर रखा था जिसे उसने अपने ट्राइब के सीक्रेट टेक्निक से बाईपास किया और इसे कॉपी करने में कामयाब रही। वो कहती है इसे या तो वो एम्पेरर को देकर अपना मिशन कंप्लीट कर ले या तो अपने लिए स्वर्ण स्वप्न बना ले। तो वो उदास होकर कहता है कि वो रूहानी रग बस मिंगी की वजह से चाहता था, लेकिन अब उसका साथ पाने की उम्मीद नहीं बची तो उसके लिए ये सब बेमायने हैं। फुए उसे समझाती है कि वो रूहानी रग अपने लिए बनाए ताकि आने वाले दिनों में कोई भी उसे परेशान ना कर सके। बुशियो बुज़ाई को बताता है उसने उसके कहने पे सीतुलिंग का पीछा किया पर उसने स्पेल के जरिए अपने ट्रैक को कवर कर रखा है। सो बुज़ाई उसे अपने साथ टी गैदरिंग चलने को कहता है ताकि वो वहाँ जुशुई और वोंगवन पे नजर रख सके। वो वहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए सीतुलिंग उसे मिंगी के लिए खतरा नहीं लगता। बुशियो कहता है पर वो आपके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। बुज़ाई बोलता है अब तुम बिल्कुल इंसानों जैसे बनते जा रहे हो, उन्हीं की तरह हर वक्त बोलते रहते हो। वहीं जंगताई जिंगतियाओ के बारे में मिंगी और तियांजी को बताती है कि उसने उसे लंबे लंबे मैसेजेस भेजे और उसका जवाब बस मैं ठीक हूँ में आया। उसे लग रहा है कि वो उससे चीट कर रहा है या तो वो शादीशुदा है। इसी गम में वो बहुत ही पी लेती है और जब तियांजी मिंगी से शो हुआ एक योद्धा बनकर ज्वाइन करने की बात करती है तो वो इस सवाल से बचने के लिए ड्रंक होने का नाटक करती है। एक रोज मिंगी ने चेंसी से पूछा कि वो यंत्र बनाने में इंटरेस्टेड क्यों है। तब उसने बताया कि उसका भाई चिंग्यून टूर्नामेंट में गुडियो बीस्ट से अपने साथियों को बचाने में मारा गया।
वो भी यंत्र बनाता था। मिंगी उसका हौसला बढ़ाती है कि वो अपने भाई की तरह ही ये काम करके उन योद्धाओं को बचा सकता है जिनकी रूहानी रग कमजोर होती है, और इसमें वो उसकी अच्छे से मार्गदर्शन करेगी। थोड़ी देर बाद सीतुलिंग आता है उसे कहने के उसे अर्जेंटली घर जाना पड़ रहा है, इसलिए अलविदा कहने चला आया। जाने से पहले पूछता है कि बुजाई ही के साथ उसने अपनी जिंदगी गुजारने की सोच ली है। वो बताती है कि उसने खुद को चुना है, खुद को सबसे ऊपर रखा है। वो सीतुलिंग की मदद और उसके कुर्बानियों की शुक्रगुजार है, पर वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सीतुलिंग कहता है कि अगर मेरी जगह जी बुझाई होता तो तुम इतनी कठोर नहीं होती, और एक बार फिर उसे उससे किए वादे की याद दिलाकर चला जाता है और आर्म लेट देखकर बस सोचता रहता है कि कैसे मिंगी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रही है, लेकिन वो उसकी लाइफ में कहीं भी नहीं। उसे फुए की बात याद आती है कि क्या वो सच में मिंगी के लिए किए गए एहसानों का बदला नहीं चाहता। तभी ब्लड मून उसके इस खालीपन और नाउमीदी से उसे भड़काता है कि उसने आज तक जो भी चाहा कभी नहीं मिला, और अभी वो जो चाहता है वो कुछ ज्यादा तो है भी नहीं, बस उसका साथ और प्यार। अगर वो जी बुझाई जितना ताकतवर होता तो शायद उसे वो रिजेक्ट नहीं करती। वो याद करता है कैसे हमेशा उसके मिंगी की तरफ कदम बढ़ाते ही वो अपना पाँव पीछे कर लेती है। दानव उसे कहते हैं उससे मिलकर पावरफुल हो जाने। वो याद करता है जब जब उसने अपने भाइयों को मारा तब कितना सुकून मिला, जैसे कि सारे पुराने जख्म भर गए हों। दानव कहते हैं कि वो मिंगी को सिर्फ तभी हासिल कर पाएगा जब सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। वहीं उसे आर्टिफैक्ट ड्रॉ करने के लिए छोटे ब्रश की जरूरत पड़ती है, तो वो एक बैग खोलती है जिसमें से रिकॉर्डिंग मिरर का दूसरा हिस्सा निकलता है। इसे बुझाई देखकर पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला, पर उसे खुद नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसे 27 ने लाया था जब वो यांगवान माउंटेन में थे। जैसे कि बिल्लियों का शौक होता है ऐसे रहस्यमय चीजों को जमा करने का, 27 को भी ये कहीं पैलेस में मिल गया और उसने जिसिंग आते हुए इस बैग में भर लिया। बुझाई ने रिकॉर्डिंग मिरर का पहला टुकड़ा दिखाकर बताया कि ये उसे ड्रैगन कार्प टेरेस से मिला। बुशुई ने इन्वेस्टिगेट करके बताया ये रिकॉर्डिंग मिरर ही मुचीबाई का नेम लिस्ट है। वो क्लैरिफाई करता है जब भी मुचीबाई अपर थर्ड रेल्म से डील करते थे इस आईने को दो आधा करके एक अपने पास रखते और एक उन्हें देते, और जैसे कि मिंगी को ये यागुआन पैलेस से मिला तो उसने फौरन से भांप लिया कि ये जरूर मिंगशिन का है और बुझाई के हाथ में मुचीबाई का। ये दोनों हिस्सा जोड़कर भी एक और घट रहा होता है, लेकिन फिर भी इसमें से भी वो लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं कि बायर ने लॉर्ड हानफेंग से आसमानी गम खरीदा था ताकि मिंगशियान की शोहरत वांगुआन माउंटेन से खत्म हो जाए। मिंगी को आवाज से ये मिंगशिन लग रहा है। उसे पक्का उम्मीद है इसका आखिरी हिस्सा मिंगशिन के पास ही होगा, जिससे वो टी गैदरिंग में वहां जाकर लेने का इरादा बना लेती है ताकि उसके खिलाफ पूरी सबूत हाथ आ सके। बुझाई उसे सीतुलिंग की सच्चाई बताता है कि वो जोशी स्पिरिचुअल स्टेट के महाराज का छोटा बेटा चाओ वन है। मिंगी ने बोला कि उसने उसे ये तो बताया था कि वो जोशी स्टेट से है और यहाँ स्वर्ण सपने की तलाश में आया था। जब वो गौर करती है तब समझ आता है कि वो पताल में सबसे पहले क्या कर रहा था और उसे इतना सब कुछ कैसे मालूम था। वहीं सीतुलिंग जोशुई अपने पिता के पास आता है बताने के उसने किताब ढूंढ लिया और सामग्री भी, बस एक को छोड़कर जो दीव ट्री का कोर है जो हजारों साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया, जिसे हासिल करने में उसे उनकी मदद चाहिए। वो बताते हैं इसमें वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। सो वो किताब जलाकर कहता है मैंने इसे पूरा पढ़ लिया, सिर्फ मैं ही जानता हूँ पूरी विधि। एक बार जब मैं इसे बनाने में कामयाब रहा तो इसे आपके हवाले कर दूंगा। इस गुस्ताखी पे उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं आखिर उसका असल मकसद क्या है। उसने बताया स्पिरिचुअल वेन पाना और जोशुई स्टेट का रूलर बनना, यानी कि उनका जानशीन। उसके पिता उसके जज्बे से खुश हो जाते हैं और उसे बताते हैं 2 साल पहले जिसिंग जब हारा था तब उसने एक उपहार भेंट किया था जो था दीव पेड़ की सूखी जड़ें। एक यांगवान माउंटेन को मिला था जिसे बोयुला ने चुराया और नतीजे में मुचीबाई ने उसे पकड़ लिया, और दूसरा उनके जोशुई स्टेट को मिला था। वो उसे ये देखकर फिर से सेहतयाब और स्वर्ण स्वप्न में इस्तेमाल करने लायक बनाने को देते हैं। सीतुलिंग के जाने के बाद चाओ हेंग मिंगशिन को बुलाते हैं जो वहीं छुपकर सब सुन रहा था। उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं मिंगशान के बारे में जिसे वो कई वक्त से ढूंढ रहा है, पर असल में तो वो एक फेरी है जिसने जिसिंग की योद्धा जी बुझाई से शादी कर ली और उसने वो एंसेस्ट्रल मैंशन से वो क्लासिक भी हासिल कर लिया क्योंकि वो उसी क्लैन की वंशज है। ये सारी बातें मिंगशिन को हैरानी में डाल देती है। एम्पेरर उसे टी गैदरिंग में योगवांग आ रही मिंगी को उनके पास जिंदा पकड़कर लाने का काम सौंपते हैं, साथ उसे सोल सीजिंग टेक्निक यूज करने का यंत्र भी देते हैं ताकि वो मिंगी से और भी सच्चाई पता कर सके।
ये सब सीतुलिंग का स्पाई बटरफ्लाई सुनकर अपने मालिक के पास आता है और उसे सारे प्लान के बारे में पता लग जाता है। इसलिए वो छुपकर मिंगशिन से मिलता है और उसे बताता है जिस तरह से वो योंगवान माउंटेन का महाराज बनना चाहता है, उसी तरह से वो खुद भी जुशुई पे राज करने का इच्छा रखता है और फ्यूचर में वो दोनों अलायंस बनाकर बाकी लोग पे अपना दबदबा बना सकते हैं। बस बदले में उसे उसका साथ चाहिए बेघर और भटकते इमॉर्टल्स को पकड़ने में, ताकि वो स्वर्ण स्वप्न बना सके जिसे वो उसके साथ बांटने को भी तैयार होता है। वहीं उसके पिता के साथ काम करना उतना लाभकारी नहीं है क्योंकि वो अब बूढ़े हो रहे हैं। सीतुलिंग उसे काम देता है टी गैदरिंग में मिंगशियान को पकड़कर सीधे उसके पास लाने। अभी मिंगशिन को उस पे संदेह होता है। ये देखकर वो अपने नए पावर का कुछ हिस्सा उसे देता है, जिससे मिंगशिन की नजर में उसकी छवि बदल जाती है। पहले जिसे वो कमजोर समझा करता था, अब वो ताकतवर बन गया है, इसीलिए वो बिना झिझके उसके साथ सौदा कर लेता है। दूसरी तरफ यांगचियो अब भी मुचीबाई के साथ की गई पुरानी गलतियों पे पछता रहा होता है, इसीलिए तियानजी द्वारा दिए गए एक नए काम में जुटा होता है। योंगवान माउंटेन जाने से पहले उसे दुनियादारी और लोगों को परखना सीखना होगा, ताकि आगे चलकर वो किसी के लिए मुश्किल खड़ी ना कर सके। और इसे सिखाने में उसकी मदद चेनशी करता है। देखते देखते वक्त हो जाता है उनके टी गैदरिंग में निकलने का। जांगताई और बुजाई में मिंगी को कैरियज में अपने साथ बैठाने की बहस हो जाती है। तभी तियानजी आकर सबको शुभकामनाएं देती है, क्योंकि वो यहीं उनके लिए जिसिंग में रहकर दुआएं करेगी। टूर्नामेंट का पहला दिन एक स्पिरिचुअल पावर टेस्ट के साथ शुरू होने वाला था। इसमें एक स्पिरिचुअल पावर स्टोन का इस्तेमाल होगा, ताकि हर योद्धा का लेवल चेक करके आगे की प्लानिंग की जा सके। यांगचियो ने बताया जो लोग वॉरियर्स की लिस्ट में हैं, वो ट्रैवलर्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते और इस मुकाबले का इनाम बहुत ही खास है, एक रेयर ब्लैक लिंगजी मशरूम। बुजाई ने यांगशियो और यांगचियो को वॉरियर बेस में जाकर टेस्ट के लिए वॉरियर लिस्ट को रिपोर्ट करने और चेंसी को लाए गए आर्टिफैक्ट्स चेक करने का काम दिया। लेकिन जब मिंगी की बारी आई तो जी बुजाई ने उसे बस आराम करने को कहा। उसका ये फेवरेटिज्म सबके सामने दिख रहा था। बाद में जब बुशु ने चिंता दिखाई कि जी बुजाई इन सब में अपना सब कुछ खो सकता है, तो उसने कहा कि उसने स्वर्ण सपना मिंगी को सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए दिया, किसी बदला या फायदे के लिए नहीं। वो चाहता है मिंगी खुद अपने दिल का फैसला करे और हर मुश्किलात के बावजूद भी उसे चुने, क्योंकि उसका मानना है कि मिंगशियान नीडर है, उसे अपने जज्बात समझने में बस थोड़ा वक्त लगेगा। वहीं सीतुलिंग फुए के साथ बेघर इमॉर्टल्स की तलाश में जुशुई बॉर्डर के पास होता है, जहां उसे एक ऐसा योद्धा मिलता है जो चिंग्यून टूर्नामेंट में किसी गलती की वजह से योद्धा के नाम से हटा दिया गया और सजा के तौर पे उस पे फिश मॉन्स्टर से अटैक कराया गया। फुए ने बताया ऐसे 132 इमॉर्टल हैं। सीतुलिंग ने बोला उसके लिए ये काफी नहीं है, फिर भी उस इमॉर्टल के पास जाकर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जब याओ गुआंग बाजार में जांगताई यहाँ वहाँ घूम रही होती है, तब उसका सामना जेंगतियाओ से होता है, जिससे जांगताई छोटे छोटे रिप्लाईज का गिला शिकवा करती है। उसने बताया कि वो ट्रेनिंग में बिजी था ताकि प्रतियोगिता में मुबारक बारिश जीतकर उसे सुखी जिंदगी दे सके। यह सुनकर जांगताई उसे खुशी के मारे गले लगा लेती है। वही यांशिया और बाकी कल के टेस्ट से पहले शाम का आनंद लेते हैं। बाजार में बहुत से हथियार बिक रहे होते हैं, जिस पे चेंशी का दिल आ जाता है। यांशिया कहता है कि वो उसके लिए पेमेंट करेगा, उसे सामाजिक विवेक सिखाने के लिए ट्यूशन फी के तौर पे। वहीं बुजाई यांगवान की हरी भरी सड़कों और बाजारों को देखकर इसका श्रेय मिंगी के लगातार 7 सालों की चिंग्यून के जीत को देता है। पर उसने कहा कि उसे पता नहीं था एक की खुशी दूसरे के लिए गम भी हो सकता है। ये उसने जिसिंग आकर जाना। जब यहाँ वो मुबारक बारिश जीत रही थी तो वहाँ के वासी बिना इसके तकलीफ सह रहे थे। तभी मांगफू स्वाम्प और सांगवू हिल के वासी बाजार में आते हैं और कह रहे होते हैं कि उनका लोक कब ऐसा खुशहाल दिखेगा। उनकी नजर जब चेंसी पे पड़ती है तो उसे तुरंत से पहचान लेते हैं कि ये शोयुन का भाई है, जिसने उन्हें 2 साल पहले यंत्र भेंट किया था, जिसकी वजह से वो वॉरियर सिलेक्शन में क्वालिफाई हो पाए। वरना तो लगातार हार ने उन्हें आर्टिफैक्ट्स खरीदने के लायक भी नहीं रखा, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यांशिया बताता है उसकी नजर में मुबारक बारिश का अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होना बिल्कुल सही नहीं है। इस वजह से लोअर रेल्म का ऊपर आना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मिंगी को ये देखकर उनके लिए बहुत ही बुरा लगता है। वो बस उनके बारे में सोचती रहती है कि लोअर रेल्म के योद्धा तक जद्दोजहद करेंगे तो आम वासियों का तो हाल इससे भी बुरा होता होगा। ताकतवर और ताकतवर बनते जा रहे हैं और कमजोर और भी ज्यादा कमजोर। उसके हिसाब से चिंग्यून प्रतियोगिता के नियम को बदलना जरूरी है, ताकि सभी लोग मुबारक बारिश का बराबर से लाभ उठा सके। बुजाई के हिसाब से लोगों की सोच को बदलना इतना भी आसान नहीं,
पर सपने देखना और उसे पूरा करने की सोचना ही अपने में बहुत बड़ी बात है। उसके हिसाब से लोअर रेल्म को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है, उन्हें बस मुबारक बारिश चाहिए जिससे कि उन्हें खाना, कपड़ा, गर्मी, ये सारी बेसिक सुविधा मिल सके। वो जब पाताल में था तब उसने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा जो बस जीना चाहते थे, इसलिए जिंदा रहने के लिए अपने उसूलों तक का गला घोटना पड़ता था। मिंगी उसे पकड़कर उसे इतना सब कुछ झेलने की हमदर्दी दिखाती है और उसे शुक्रिया करती है इतना तकलीफ काटने के बाद भी जिंदा रहने और उसे मिलने के लिए। फिर उसके पेशानी के निशान के बारे में पूछती है जिसका जिक्र एक बार बुज़ाई ने उससे किया था। यह निशान उसकी माँ ने बनाए थे अपने और अपने बेटे के खून से जब वो नवजात था। इसमें उनकी कुछ धुंधली यादें हैं पर उनके चेहरे को साफ तौर पे देख नहीं पाता। पाताल में भी वो सोचा करता एक न एक दिन वो उसे लेने जरूर आएंगी, पर अब लगता है जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उसे गम नहीं है क्योंकि उसे बोयूलान जैसी गुरु मिली, शुन जैसी केयर टेकर, बुशु जैसा परवाह करने वाला कंपेनियन बीस्ट और अब मिंगी। वो उसे कहता है कि उसे पता है कि वो भी उसे प्रेम करती है पर हमेशा झूठ कहती है। मिंगी खामोशी से मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अगले दिन सभी टी गैदरिंग और पहले मुकाबले स्पिरिचुअल पावर टेस्ट के लिए बैठे होते हैं। मैदान के बीचों बीच एक पत्थर होता है जो योद्धाओं के स्पिरिचुअल पावर को नापेगा। इसका मकसद सिर्फ ताकत दिखाना नहीं था बल्कि ये वॉरियर्स के लिए एक मौका था कि वो अपने दुश्मनों के लेवल को जान सके और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सके। पर योद्धा चाहे तो अपनी ताकत छुपा सकता है, लेकिन जुशुई स्पिरिचुअल स्टेट और यागुआन माउंटेन जैसे बड़े रियल्म्स के योद्धा इसका मुजाहिरा करते हैं और अपना दबदबा बनाकर दुश्मनों को ऐसे डराते हैं कि युद्ध से पहले ही उनका विल पावर टूट जाता है। बारी बारी सभी लोग के योद्धाओं को उनका ताकत नापने के लिए बुलाया जाता है। फ्लोइंग वेव जॉर्ज से जेंग तियाओ आता है, फिर जुशुई से चाओयान जिसकी ताकत इतनी होती है कि सभी हैरान हो जाते हैं। फिर बारी आती है जिसिंग के यांगचू की। सब कहते हैं कि ये तो दिखने में उल्लू लगता है पर ताकत काफी शानदार है। यानशाओ की बारी में सभी बोलते हैं कि इसका रूहानी रग ना होने के बावजूद भी ये बाकियों से कम नहीं। चेंशी की ताकत सबको छोटे मिंगशान की याद दिला देती है। बुजाई से सबने उम्मीद की थी कि वो कितना ताकतवर हो सकता है। तभी योंगवान माउंटेन का क्राउन प्रिंस मिंगशिन आता है। सभी बातें बनाते हैं कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो एकदम एवरेज है, ये तो पिछली बार हारा भी था। पर सीटुलिंग के दिए पावर से वो सभी को इम्प्रेस कर देता है। मिंगी सोच में पड़ जाती है ये इस लेवल तक कैसे पहुंचा। बुजाई कहता है क्या पता इसकी कोई मदद कर रहा हो। मिंगशिन मिंगी को ऐसे देख रहा था जैसे उसका सच जान गया हो, इसलिए बुजाई उसे स्पिरिचुअल पावर टेस्ट में हिस्सा लेने से मना कर देता है और वो भी योद्धा होने के नाते भाग नहीं ले सकता था। मिंगी ने कहा उसे ब्लैक लिंगजी मशरूम तो जीतना ही है 27 को रिवाइव करने के लिए, इसलिए वो उससे बुशु की मदद मांगती है। वो कहता है पहले उसके साथ हार्ट इम्प्रिंट रिस्टोर कर लेने ताकि मिंगशिन उसे कभी भी चोट पहुंचाए तो उसे पता लग सके और उसकी मदद को हाजिर हो पाए। मिंगी तो बातें घुमाने लगती है पर बुजाई किसी तरह से उसका हाथ पकड़कर हार्ट इम्प्रिंट फिर से रिस्टोर कर लेता है। स्पिरिचुअल पावर टेस्ट में बुशु ने 700 से ऊपर के करीब इमॉर्टल्स को हरा दिया होता है। अब कोई और उसे चैलेंज करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। जैसे उसे उसका इनाम दिया जाता है वैसे ही एक अनजानी शक्ति आगे बढ़ती है जिसे रोकने के लिए मिंगी सामने आती है और पलक झपकते ही वो और ब्लैक लिंगजी मशरूम गायब हो जाते हैं उसी अनजान शक्ति के साथ। बुशियो तुरंत बुजाई को ये खबरें देता है। उसके हिसाब से ये मिंगशिन है जिसकी उम्मीद उसे पहले से थी, पर उसे पूरा यकीन है मिंगी उसे अकेले ही हैंडल कर सकती है। यहाँ मिंगशिन उसे लिंगजी मशरूम दिखाकर कहता है मुझे पता था तुम अपनी बिल्ली को जिंदा करने के लिए इस हद तक तो जाकर मेरे जाल में फंसी जाओगी। हिम्मत है तो मुझसे ये लेकर दिखाओ मिंगशियान। उसके बाद वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। उसने उसके वॉरियर गॉड वाले पास्ट पे तंज कसा और एक कड़वा सच बताया कि एम्प्रेस ने मिंगी के बनाए सारे फॉरबिडन आर्टिफैक्ट के डिजाइन्स छीन लिए हैं क्योंकि एम्प्रेस ने हमेशा सिर्फ उसे एक मोहरा की तरह इस्तेमाल किया। उसने अपनी नफरत जाहिर करते हुए कहा कि उसे घिन आती है ये सोच कर कि जिस यागुआन क्राउन प्रिंस से वो इतने सालों से नफरत कर रहा था वो दरअसल एक औरत है, और उसे आसमानी जहर देने का सच बताया कि उसने उसे उस पैनकेक में मिलाया था जिसे एम्प्रेस ने अपने हाथों से बनाया था, जिसे मिंगी ने प्रतियोगिता से पहले खाया। वो जो तब से दिखा रही थी कि वो सच में उसके जाल में फंस गई। रस्सी तोड़कर उससे मशरूम ले लेती है। उसके अंदर से निकल रहे स्पिरिचुअल पावर देखकर समझ जाती है कि ये जुशुई स्टेट का है। अब उसे समझ आता है कि टी गैदरिंग में वो कला का प्रदर्शन कैसे कर पा रहा था। वो पूछती है क्या ये तुम्हें जुशुई के महाराज ने दिया है।
क्या उन्हीं के पास मुझे ले जाने वाले थे? वेल मिंगी जानबूझकर मिंगशिन के जाल में फंसी ताकि इसी मौके से वो उसके पास से रिकॉर्डिंग मिरर हासिल कर सके। अभी मिंगशिन उसे डराता धमकाता है कि उसकी सच्चाई बाहर आते ही उसके पिता उसे सजा देंगे, पर मिंगी उसे रिकॉर्डिंग मिरर का 2 हिस्सा दिखाती है और उससे आखिरी हिस्सा लेने की लड़ाई करती है। मिंगशिन ढेर होते ही सोचता है आसमानी गम होने के बावजूद भी मिंगी उसे इतनी आसानी से हरा कैसे पा रही है। वो उससे रिकॉर्डिंग मिरर का आखिरी टुकड़ा लेकर जोड़ देती है और बताती है कि इसे दिखाते ही वो उसके गुनाह बाहर ले आएगी। फिर महाराज किसे सजा देंगे वो देखने लायक होगा, जिसपे वो कहता है कि मुझे तुम्हें उसी रोज मार देना चाहिए था जब मैं जुशुई के महाराज की अंगूठी से उन दानवों की ताकत बढ़ा रहा था और तुमने जीबुजाई के साथ मिलकर पाताली दानवों को कैद करके जुशुई के महाराज के सारे किए धरे पे पानी उड़ेल दिया। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ऐसे जाने देंगे? मिंगी अपना एम्बर निकालती है और उससे मिंगशिन को न सिर्फ उसे जहर देने बल्कि पूरे जिसिंग पे ब्लड मून रिंग से दानवों को बेकाबू करने के लिए बहुत मारती है। मिंगशिन कहता है कि मुची वाई ने मुझे बताया था आसमानी गम का जहर सिर्फ स्वर्ण स्वप्न ही तोड़ सकता है। जिस तरह से तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रही हो, क्या बुझाई ने सच में वो तुम्हें दे दिया है? क्या उसके पास सच में स्वर्ण स्वप्न थी? ये बात सुनते ही वो सोच में पड़ जाती है और मिंगशिन मौके से फायदा उठाकर भाग जाता है। यहाँ सीतुलिंग बेघर इमोर्टल्स की शक्तियों से मुरझाए दियू ट्री को जिंदा कर रहा होता है। फुए ने जब उसे कहा कि वो बहुत जल्द ही सुशुई की सीक्रेट टेक्निक सीख लेगा, तब सीतुलिंग ने बड़े दुख के साथ कहा कि वो ना चाहते हुए भी बिल्कुल अपने बाप और भाइयों जैसा बनता जा रहा है, वही लोग जिनसे वो कभी नफरत करता था। लेकिन अब उसे समझ आ गया कि ये उसकी किस्मत थी। सुशुई का वो खून जो उनकी रगों में दौड़ता है वो एक श्राप की तरह है। ताकत और तख्त को पाने के लिए उन्हें अपनी रूह की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। ये उनके खानदान की एक ऐसी हकीकत थी जिससे वो भाग नहीं सकता। उसे इस तरह टूटे हुए देखकर फुए ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी बन जाए, बदल ही क्यों ना जाए, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ मिंगशिन मार खाकर पैलेस आता है और सोचता है कि उसका रिकॉर्डिंग मिरर तो मिंगी ने ले लिया। इससे पहले कि वो महाराज के पास ये लेकर आए, उसे ही उनसे बात कर लेनी चाहिए। वो उनसे मिलकर बताता है कि टी गैदरिंग में मिंगशान आया था, अब वो जीसिंग के दुश्मनों के साथ जा मिला है, और ये भी कि मिंगशान तो एक लड़की निकली और दुश्मन बुझाई से शादी कर ली। एम्परस ने सबको धोखे में रखा और अपना पोजीशन महल में बनाए रखने के लिए सबके आंखों में धूल झोंका और बताया कि उन्होंने बेटा जन्मा था, और मिंगशान के प्रतियोगिता में हारने को गद्दारी कही, जिसकी वजह से उनका दुश्मन लोक ऊपर हो गया। एम्पेरर को यकीन नहीं होता, लेकिन ये इतना गंभीर मामला था कि वो सोच लेते हैं इस मामले की तह तक जाने की। मिंगशिन उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो टी गैदरिंग के बाद उसे क्राउन प्रिंस बना दे। वो अपनी माँ को खुशखबरी सुनाता है कि महाराज 3 दिनों में उसकी ताजपोशी करने वाले हैं, लेकिन उसे इस बात की चिंता सता रही है कि मिंगशान के पास रिकॉर्डिंग मिरर है जिसमें उसका मुचीबाई से आसमानी गम लेने का सबूत है, और वो उससे ये ले भी नहीं सकता क्योंकि वो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई है और उसकी रूहानी रग भी वापस आ गई है। अब उसे जुशुई के महाराज की बात पे यकीन हो रहा है कि मिंगी हो न हो बो क्लैन की डिसेंडेंट ही है। वहीं वो बो क्लासिक में अच्छे से पढ़ती है कि आसमानी गम को सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण स्वप्न ही खत्म कर सकता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके स्पिरिचुअल वेंट ठीक होने के पीछे बुझाई ही था। तभी वो 27 के बॉल के साथ आता है, मिंगी को देता है, जिसमें वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से ब्लैक लिंगजी मशरूम को निचोड़ कर उसमें डालती है, जिसकी वजह से उसमें जान आना शुरू हो जाती है। मिंगी कहती है कि अगर वो इसे ऐसे ही पालन पोषण करेगी तो 27 आखिर में उसके पास आ जाएगा। मिंगी उसे बताती है कि उसने मिंगशिन से रिकॉर्डिंग मिरर ले लिया पर उसकी जान बख्श दी। वो जरूर उसकी असलियत एम्पेरर को बता देगा, पर उसने इसे फेस करने का सब प्लान कर लिया है। फिर वो उससे पूछती है कि उसने उसे स्वर्ण स्वप्न कब दिया। बुझाई तो कहता रहता है कि वो ये कैसे दे सकता है जबकि उसने खुद इसे नष्ट कर दिया था, पर मिंगी उसे बताती है कि उसने बो क्लासिक में देखा आसमानी गम का इलाज सिर्फ स्वर्ण स्वप्न है। सो बुझाई ने बताया कि पैनकेक में उसने ये मिलाया था, इसलिए जब वो चोक करने लगी तब बुझाई ने उसे कहा कि ये पूरा खाना है, उगलना नहीं है। उसने बोला कि उसने ये सिर्फ उसे बचाने की नियत से दिया था, ना कि इसलिए कि वो उससे कुछ चाहता था। उसकी सेल्फलेसनेस को देखकर मिंगी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे भागकर गले लगा लेती है। फिर बुझाई वांगवन पैलेस से मिंगशिन को किडनैप कर लेता है और मिंगी उससे रस्सी से बांध देती है और उसके पास से जुशुई एम्पेरर का दिया सोल सीजिंग टेक्निक इस्तेमाल करने का यंत्र निकाल कर एक्टिवेट कर देती है ताकि उसके मुंह से सारा सच बाहर ला सके। मिंगशिन का डर एक ही होता है और वो है मिंगशियान। उसे ही इल्यूजन में देखकर बड़बड़ाता है कि वो उसके क्राउन प्रिंस के तख्त को कभी नहीं ले पाएगा। तभी वो सच बताता है कि जुशुई के एम्पेरर ने
उसे उनके पास जिंदा पकड़कर लाने का काम दिया था। साथ ये कि वो बो क्लैन के वंशज है। उसने एक अफवाह बताया जो यहाँ मशहूर है कि बो सिस्टर्स की एक बहन यहाँ के एक लोकल वॉरियर के प्यार में पड़ गई थी, जिनसे उनको एक बच्चा हुआ था। पूरी सच्चाई जानने के लिए वो बुजाई के साथ वांगवान पैलेस आती है, जहाँ एम्परर ने बैरियर लगा दिया था, जिसे वो तोड़कर अंदर चली जाती है और पीछे बुजाई गार्डिंग करता है। जब वो एम्परेस के पास आती है तो उनकी हालत खराब होती है। जिंगशू उसे यहाँ देखकर जल्दी से जाने को कहती है और बताती है कि एम्परर को उसकी सच्चाई के बारे में सब पता चल गया। अगर उन्होंने उसे यहाँ देख लिया तो उसका जिंदा बचकर जाना मुश्किल हो जाएगा। भले ही वो मिंगी की असली माँ नहीं थी, पर वो उन्हें यहाँ इस हाल में छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है, पर वो जाने से इनकार कर देती है, जिसपे वो बोलती है मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ, इसलिए लग रहा है कि मैं आपको सुरक्षा नहीं दे पाऊंगी। मुझे पता चल गया कि मैं योंगवान का खून नहीं हूँ। वही मास्टर शी भी पैलेस पहुंच आते हैं, जिन्हें मिंगी ने फ्लाइंग मैसेज में बताया कि बुजाई ने उसे स्वर्ण स्वप्न दी थी। वो उसका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और वादा करते हैं कि वो उसके लिए दियो ट्री का कोर जरूर से ढूंढ कर लाएंगे। शी ने पूछा कि मिंगशिन ने बो क्लैन के बारे में और क्या बताया। उसने कहा कि बो सिस्टर्स में से एक लेबर पेन से मर गई, दूसरी को आखिरी बार योगवांग में एक बच्चे के साथ जाते देखा। अंदर इम्प्रेस बताती है कि वो मिंगी को कभी प्यार नहीं दे पाई, उसके इतना होशियार और चिंग्यून में लगातार जीतने के बाद भी, क्योंकि वो उसकी सगी औलाद नहीं थी। वो बताती है कि वो और एम्परर कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मिंग से दूसरी शादी की, उन्हें सराहा और प्यार दिया। योंगवांग में सबने बोला कि एक बार मिंग ने उनसे पहले बेटा जन्मा जिसकी स्पिरिचुअल वेन हुई, तब उनका एम्प्रेस का रुतबा घट जाएगा, उन्हें इस टाइटल से हटा दिया जाएगा। 20 साल पहले उन्होंने बेटा तो पैदा किया, पर उसके पास रूहानी रग नहीं थी, उसका क्रॉन प्रिंस और यहाँ सरवाइव कर पाना मुश्किल था। इत्तेफाक से उसी समय योगवान में एक बेटी जन्मी थी जो रूहानी रग के साथ दुनिया में आई। वो थी बोयू सेन की बेटी, जो उस बच्ची को जन्म देते समय मर गई, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही जख्मी थी। जुशुई वाले उनके पीछे पड़े रहते थे और उनके प्रेमी जो एक योद्धा थे वो जेल में थे, क्योंकि वो अपने लोक के बाहर की फेरी से प्यार कर बैठे थे और ये एक जुर्म था। जिंगशू ने उस वक्त बोयू सेन को महल में जगह दी डिलीवरी करने की, और उनके गुजरने के बाद बोयू लान से सौदा किया कि वो इस बच्ची को महफूज रखेंगी और साथ इसके पिता यानी बोयू सेन के प्रेमी को भी रिहा कर देंगी। बदले में ये बच्ची उन्हें चाहिए। उन्होंने इसे महफूज रखने का वादा किया और इस पे बोयू लान की मदद से बो क्लैन की सीक्रेट टेक्निक से भ्रम का घूंघट उड़ाया, उसकी जेंडर छुपाने के लिए, और अपना बेटा बोयूलान को दे दिया। बुजाई ने शी को बताया मिंगी ने बोयूलान के अलावा भी एक और फेरी को देखा बो क्लैन के हवेली में, जिन्होंने बताया कि बो क्लैन की सिर्फ एक ही वंशज पूरे जग में जिंदा बची है और वो उनकी बेटी है। बुजाई को पूरा शक है कि जिस तरह से वो बोयूलान की तस्वीर की पूजा करता है, कहीं न कहीं कोई और भी है जो बोयू सेन की तस्वीर को पूजा करता है। तभी उनकी डिवाइन कॉन्शियसनेस भी बोयूलान के साथ वहाँ थी। वो पूछता है क्या वो आप हैं? मैंने बुशु को आपके बारे में एक बार पता लगाने को कहा। उसने बताया कि मिंगशान 13 साल की उम्र में योद्धा बना। उस वक्त आपने जी जान लगा दी अपना दर्जा योद्धाओं में बढ़ाने के लिए, ताकि आप उसके शिक्षक बन सके। बुजाई को मिंगशिन के कन्फेशन के बाद से शी पे शक होने लगा था। वो पूछता है क्या वही बोयू सेन से प्यार करते थे? यहाँ जिंगशु मिंगी को बताती है उसके पिता कोई और नहीं बल्कि शी त्यानलिन है। वो ये सब प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि जिस मास्टर शी के आसपास वो छोटे से रही है वही उसके पिता हैं, और जिन बो सिस्टर्स को उसने मेंशन में देखा उनमें से एक उसकी माँ है। शी बुजाई को बताते हैं जब वो प्रिजन में थे तब बोयू सेन बर्थ कॉम्प्लिकेशन से गुजर गई। वो उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाए और वो अपनी बच्ची भी बचा नहीं सके, जिन्हें लग रहा था कि वो एक लड़का है, और तब तक वो योगवान माउंटेन का क्रॉन प्रिंस बन गया था। वो एक मामूली से योद्धा, उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि योंगवान पैलेस को अकेले चैलेंज कर सके। बुजाई पूछता है क्या इन 21 सालों में उन्होंने एक बार भी मिंगी को सच बताने के बारे में सोचा, या उसे ऐसे ही हमेशा के लिए अंधेरे में रखते हैं।